हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन का चल रहा है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में व्हाट इज़ CSS, वाई CSS और व्हाट कैन वी डू विद CSS टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको वो सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन में हम एनाटमी ऑफ CSS रूल्स और हाउ CSS वर्क, इन दो टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से हम CSS को यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम अपने वेब पेजेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमने CSS के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन समझी और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इतनी इम्पोर्टेंस CSS की क्यों है और हम CSS के साथ क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम आप सबसे करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और ध्यान रहे कि साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एनाटमी ऑफ CSS रूल। तो इस रूल को समझने के लिए या CSS की एनाटमी क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे CSS का, जो HTML डॉक्यूमेंट में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे, उसमें हमने सिंपली H1 एलिमेंट को यूज़ किया और उसमें हमने कलर, एक एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, उसको हमने रेड स्पेसिफाई कर दिया और स्टाइल को क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमने H1 पर बाउंसिंग नॉलेज एलिमेंट पर हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस कोड में हमने क्या किया है, सिंपली अपना पहला CSS रूल इस पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हमने टारगेट किसको किया है, H1 टैग को, जो हमारे HTML का एक सिंपल सा टैग है, हेडिंग टैग, जिसमें हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर रहे हैं। और इसमें हमने कलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया है और उस कलर प्रॉपर्टी के लिए हमने जो वैल्यू रखी है वो रेड रखी है। यानी हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें बाउंसिंग नॉलेज जो है वो H1 हेडिंग में रेड कलर में डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र में। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने नॉर्मली इस कोड में क्या किया है, एक सेलेक्टर यूज़ किया है H1 का और उस पर एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू इम्प्लीमेंट की है। और ये CSS का बेस कंसेप्ट है, यानी हमें ये याद रखने की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे हम इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें इन चीज़ों को याद रखना होगा कि हम किस चीज़ से क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने H1 को एक सेलेक्टर, जो कि HTML का सेलेक्टर नेम है, वो हमने यूज़ किया है। कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी है और रेड जो है वो उसकी एक वैल्यू है। तो इनके बीच में जो हमने तीन कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, यानी कि सेलेक्टर यूज़ किया, प्रॉपर्टी यूज़ की और उसकी वैल्यू यूज़ की, तो ये तीनों कंसेप्ट में हमने क्या किया, कुछ वैरायटी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें यूज़ हुए हैं। अगर हम कोड को देखें तो उसमें सेमी कॉलन्स यूज़ हुए हैं, उसके बाद कॉलन यूज़ हुए हैं, करली ब्रेसेस यूज़ हुए हैं। तो इनका क्या मतलब है, तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटमी के अंदर, कि जो करली ब्रेसेस उसके आसपास लगाए गए हैं, उसके दोनों तरफ लगाए गए हैं,
उन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के, वो क्या हैं, वो सेपरेटर्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू से सेपरेट करते हैं। कॉलन लगाया गया है, वो एज ए सेपरेटर काम करता है। और ऐसे ही हमने सेमीकोलन लगाया है जो नॉर्मली उसकी जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज़ सेटअप की हैं उसकी एंडिंग को दर्शाता है कि यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर दिया है। और हर चीज़ जो हम इस ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको ब्राउज़र ऑटोमेटिकली पार्स कर लेगा, समझ लेगा उस CSS कोड को कि यूज़र क्या करना चाहता है। तो ये करली ब्रेसेस क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ग्रुप करने में हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उन पे एक जैसा रूल लगा सकें। एग्ज़ाम्पल जैसे हमने H1 पे, आगे एग्ज़ाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपली एक सिंगल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमने H1 सेलेक्टर लगाया, उस पर हमने सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ की कलर, और उस पर हमने सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई कर दी रेड। तो कॉलन ये बताता है पार्सर को कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उन जो कलर प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो समझाने के लिए सेपरेटर का काम कर रहा है। और उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन, जो पार्सर को ये बताता है कि वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू से सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसको और ज़्यादा बेटर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप कोड देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है, H1, H2, H3 तीन वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं। ब्लू कलर हमने कलर के लिए स्पेसिफाई किया है। बैकग्राउंड कलर जो है ये दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमने गोल्ड स्पेसिफाई किया है। मार्जिन हमने रखा है 10 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स का। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। एक सेलेक्टर के लिए हमने जो सेटअप किया, तीन सेलेक्टर्स के लिए, H1, H2 और H3 के लिए। H4 के लिए हमने सिंगल प्रॉपर्टी सेटअप की है, कलर उसका रेड होगा। और स्टाइल को क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने H1, H2, H3, H4 के लिए अलग अलग वैल्यू स्पेसिफाई कर दी अपने बॉडी पार्ट में। और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो बाउंसिंग नॉलेज H1 सबसे बड़ा दिख रहा है, उसका कलर और उसका बैकग्राउंड कलर और मार्जिन वो सभी के लिए बराबर लगा। ऐसे ही जो हमने H2 पे लिखा बूस्ट योर स्किल्स, उस पर भी वही सेम चीज़, H2 के साइज़ में आया, कलर वही है, बैकग्राउंड कलर वही है। H3 के लिए भी कलर ब्लू कलर ही है टेक्स्ट का, बैकग्राउंड कलर गोल्ड ही है, और उसका जो साइज़ है वो H3 के अकॉर्डिंग आ रहा है। मार्जिन बराबर है सभी का। और लेकिन यहाँ पर अब चेंज क्या हुआ, H4 के लिए देखिए जो मेड सिंपल सीरीज़ इन हिंदी लिखा हुआ है ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में बॉर्डर के बिल्कुल पास आ रहा है। तो क्योंकि हमने उनमें 10-10 पिक्सल्स का गैप दिया था वो उसके अंदर नहीं इंक्लूडेड है। तो उसमें सिंगल प्रॉपर्टी है, वो कलर अप्लाई किया था हमने, कलर अप्लाई उस पर आ रहा है। तो हम इसको कोड को सिंपली यूज़ करके देखते हैं। जो अभी हमने दोनों कोड लिखे हैं इनको हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, टाइटल टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे। हमने स्टाइल को यूज़ किया और इस पर हमने सिंपली H1 यूज़ करके और इसमें हमने कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी, कलर कॉलन रेड। ये हमारा सेमीकोलन से ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने बॉडी में क्या किया, सिंपली H1 में बाउंसिंग नॉलेज लिख दिया, बाउंसिंग नॉलेज। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर बना हुआ है CSS3 के नाम से, उसमें हमने 1.html के नाम से इस फाइल को सेव किया है। इसको डबल क्लिक करके हम रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है, बाउंसिंग नॉलेज। तो ये डेस्कटॉप पर CSS3 फोल्डर में 1.html की फाइल यहाँ पर ओपन की गई है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है। सिमिलरली अगर हम इसी फाइल को सेव एज कर लें, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए और इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं रेफरेंसेस के लिए। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, स्टाइल को ऐसा कैसा रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली H1 के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी सेटअप करनी है। तो मैंने इसको मल्टीपल लाइंस में कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कलर स्पेसिफाई करता हूँ। कलर में मैंने इसको दे दिया ब्लू।
सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, कॉलन लगाया और इसमें मैंने गोल्ड स्पेसिफाई कर दिया, सेमीकोलन। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने रखी मार्जिन। मार्जिन के अंदर मैंने 10 पिक्सल्स का रखा और दूसरा 5 पिक्सल्स का रखा। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर 2 वैल्यूज़ अगर हम देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं या 3 देते हैं, 4 देते हैं तो क्या फ़र्क होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जानकारी के लिए दे लीजिए कि ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये हमने लेफ़्ट और राइट के लिए बराबर मार्जिन रखा है और टॉप और बॉटम के लिए हमने बराबर मार्जिन रखा है 5 पिक्सल्स का। और ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरे एट्रीब्यूट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, मतलब H1 पे भी यही लगेगी, H2 पे भी यही लगेगी और H3 पे भी हम यही लगाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, H4, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली इसको एक कलर दे देते हैं और कलर मैंने इसमें दे दिया इसको रेड और इसको सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब H1 पे तो यही सेम चीज़ लगेगी, यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ। H2 पे मैंने क्या किया, बूस्ट योर स्किल्स, और फिर उसके बाद मैंने H3 पे भी एक चीज़ लिखनी है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, और लास्ट हम क्या कर रहे हैं, H4 यहाँ पे लिख रहे हैं H4, और इसमें हमने कर दिया मेड सिंपल सीरीज इन हिंदी। तो ये हम टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बाउंसिंग नॉलेज, बूस्ट योर स्किल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे लिखा हमने मेड सिंपल सीरीज। तो अब ये हमारी फाइल नंबर 2 है, इसको हमने सेव किया और उसके बाद हम यहाँ पे ब्राउज़र अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली गूगल क्रोम के अंदर इसको डबल क्लिक करके रन किया, तो यहाँ पे हमारी दूसरी फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए example2 है और ये हमारा example1 था, ये हमारा example2 है। इसमें पहले 3 पे जो हमारे पास मार्जिन आया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर इधर से जो इधर मार्जिन है ये 10 पिक्सल्स का है और राइट साइड से भी जो मार्जिन है ये 10 पिक्सल्स का है। ऊपर से ये जो मार्जिन है 5 पिक्सल्स का है और नीचे भी मार्जिन 5 पिक्सल्स का होगा पेज के नीचे बॉटम में। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर उसके कंपैरिजन में अलग दिख रहा है। तो हमने जो स्टाइल 3 टैग्स पर लगाया है उसके कंपैरिजन में इस पर जो स्टाइल लगा है वो अलग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने CSS को यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि हमने अब क्या किया है, एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स यूज़ किए हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, पहले हमने H1, H2 और H3 पे सेम प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। पहले वाले में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने मार्जिन में 2 वैल्यू सेटअप की हैं, 10 पिक्सल्स की और 5 पिक्सल की, तो 2 वैल्यूज़ सेटअप हो रही हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमने सिंटैक्स CSS के जो सिंटैक्स रूल्स हैं उनको इसमें फॉलो किया है और इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं ब्राउज़र को वो हमने उसके अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई की हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें इस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस ट्यूटोरियल में, प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे और CSS की इम्पोर्टेंस जानेंगे कि HTML के डॉक्यूमेंट्स में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग और वाइट स्पेसेस की बात करें, इसी से रिलेटेड है ये, कि यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया और जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा कि पहले जो 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, H1 में हमने फर्स्ट जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें हमने सिंपली क्या किया, दोबारा दिखाते हैं। H1 के अंदर हमने, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से फाइल ओपन करते हैं हम H1 वाली, ये फाइल मैंने ओपन की, देखिए।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी एक ही लाइन में लिखी हुई है, लेकिन जो हमारा दूसरा एग्जांपल है इसमें हमने क्या किया है, ये करली ब्रेसेस अलग लाइन में शुरू, सेम लाइन में शुरू हो रहा है जिसमें नेम है, लेकिन ख़त्म हम उसको एक अलग सेपरेट लाइन में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम मेथड यूज़ किया है। इसको अगर हम चाहें तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ ब्रैकेट को इस लाइन में लिखें और कलर के बाद इसको ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज़ करें, तो कुछ यूज़र ऐसे भी करेंगे। इससे लाइंस की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो हम देखेंगे उसमें कंप्रेस्ड फॉर्मेट में सब कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ हमने क्या किया है कि एंडिंग जो करली ब्रेसेस है वो हमने अलग एक लाइन में लिखा, लेकिन जो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है वो हमने जहाँ पे नेम है सेलेक्टर की उसी लाइन से शुरू किया है। तो इंडेंटेड भी हमने कर दिया, उसकी जगह छोड़ के लिखा है। स्पेसेस दिए हैं कॉलन के बाद, आपने नोटिस किया हो कॉलन के बाद तो हमने स्पेस दिया है, यहाँ पे हमने कॉलन के बाद स्पेस दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं है स्पेस, देना चाहे दे सकते हैं। तो इससे ब्राउज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है स्पेसिंग और वाइट स्पेसिंग फॉर्मेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको अलग लाइन में लिखो, एक लाइन में लिखो। जस्ट जो रूल्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, करली ब्रेसेस कंपलसरी हैं, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाना ज़रूरी है, एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरे एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। सिर्फ इन रूल्स को अगर हम ध्यान रखें तो हम कोडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन वही जो सेम चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि क्यों मैंने इतना इसको सजाकर क्यों लिखा, लाइनें चेंज कर दी, किसी को एक ही लाइन में लिख दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि CSS का जो पार्सर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाइट स्पेसेस से, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, उसे अलग अलग लाइन में लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप कम लाइनों में भी इस कोड को लिख सकते हैं। तो इसलिए रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं कि जब भी आप काम करते हो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जैसा आपको सही लगता है। तो बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस जो आप देखोगे उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट और मिनीफाई फॉर्मेट में CSS को लिखा जाता है, कम से कम स्पेस कंज्यूम हो, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट्स लगाते रहेंगे अलग अलग लाइन में, उससे क्या होगा, लाइंस की काउंटिंग बढ़ेगी। लाइंस की काउंटिंग बढ़ेगी तो लाइन ऑफ कोड जो है उसकी इंक्रीजिंग होने से फाइल का साइज़ बड़ा होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसेस को जितना कम हो सके उतना रखें। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इससे भी हमारे ऊपर जो रूल्स हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा। तो कॉम्प्लेक्स रूल्स या फिर उसको डिफ़िकल्ट बनाने का मकसद नहीं है। ये ज़रूर दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, रीड करने में, एडिट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्पेसेस हमने दिए हैं, लेकिन पार्सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इसको समझेगा और वैसा ही रिज़ल्ट देगा जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमें डिस्कस किया और जैसा हमने आउटपुट देखा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप अपने CSS कोड के फॉर्मेटिंग को, या कह लीजिए कि उसकी जो एनाटमी है उसको किस तरह से लिखते हो। अब बात आती है कि CSS काम कैसे करता है। तो इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। CSS का जो इंटरप्रेटर है वो ब्राउज़र के साथ कनेक्टेड है, तो ब्राउज़र में उसको आउटपुट जनरेट करना होता है। तो एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो वेब पेज के अंदर देखने के लिए उसमें गूगल क्रोम आ जाता है, फायरफॉक्स आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, ये सभी यूज़ होते हैं। तो जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका पेज कैसा दिखने वाला है। तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप CSS लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन बहुत डीपली बता रहे होते हो तो बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं उसके अंदर अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे आप उसको देख रहे हो, टैबलेट PCs पे देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे हो, और सभी के अंदर ब्राउज़र्स होते हैं।
लेकिन स्क्रीन साइज़ अलग अलग होता है। ये हम ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं और स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी सेशन में भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि जो वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो यही होती हैं जो मल्टीपल साइज़ की स्क्रीन्स पर बिना किसी चेंजेस के, कोड चेंज के रन होती हैं और उसको अच्छी तरह से देखा जा सकता है। उसी तरह की वेबसाइट्स को नॉर्मली बनाया जाता है। तो उसके लिए CSS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादातर जो काम आप यूज़ करते हो, बनाते हो, लिखते हो, ये अलग अलग ब्राउज़र्स पे अलग अलग तरीके का होता है आउटपुट। अभी हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपना आउटपुट जनरेट करो तो मल्टीपल ब्राउज़र्स आप कोशिश करो कि यूज़ करो। मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अभी रिसेंटली एक नया ब्राउज़र लॉन्च हुआ है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर आउटपुट को अलग अलग ब्राउज़र्स पे देखते हैं तो उससे हमें उसके डिफरेंसेस का पता चलता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम CSS की स्पेसिफिकेशंस की बात करें, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। ब्राउज़र वेंडर्स जो हैं वो फ्री हैं, अगर वो चाहें तो अपनी CSS प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, और एडवांस चीज़ें आपके सामने आएंगी। और इसमें पर्टिकुलरली ब्राउज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्टली आप देखोगे कि जो गूगल क्रोम है वो अपना वर्जन जो है लगभग हर वीक अपडेट करता है। अभी करंटली अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक में उसका 100 वर्जन जनरेट हो रहा था, अब उसका लेटेस्ट वर्जन जो है 101 डिस्प्ले हो रहा है। तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो नॉर्मली इसी वजह से हैं कि ब्राउज़र्स के अंदर नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। फ्रीक्वेंटली वेंडर्स क्या करते हैं, उसको जो W3 है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसको CSS और HTML को अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट के कंपैटिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस में नई नई फंक्शनैलिटीज़ टाइम पे जोड़ते रहते हैं और उनके वर्जन्स में चेंजेस आते रहते हैं। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को। उसका जो 6th वर्जन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें आउटपुट्स नहीं मिलते हैं सही तरीके से। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करने वाले बहुत कम यूज़र्स हैं, ज़्यादा मोस्टली यूज़र्स जो हैं वो गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं और सेकेंडली फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ब्राउज़र लॉन्च कर रखा है विंडोज़ 10 के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। और धीरे धीरे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो उनको वो स्टॉप करने के पोजीशन में है, उसकी जगह ले रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो उसमें नई नई कंपैटिबिलिटीज़ जोड़ने की कोशिश जो है वो चल रही है, नए नए इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर किए जा रहे हैं। तो मेन बात ये है कि हमें अपने आउटपुट को, ख़ास तौर से जब हम वेब डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग मशीन्स और अलग अलग ब्राउज़र्स पे आउटपुट देखे जाते हैं, तो इस वजह से हमें अपने आउटपुट को भी मल्टीपल ब्राउज़र्स पे टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र्स अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें आउटपुट आपको डिफरेंट मिल सकता है। तो ये जो प्रोसेस था, डेवलपर्स पूरे दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही इन प्रॉब्लम्स को अपने लेटेस्ट वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर दूर कर रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी इसके अंदर जो चेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्राउज़र्स पे डिफरेंट हो सकती हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ब्राउज़र जो है अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे रेड हैट पे काम कर रहे हैं, उबंटू पे काम कर रहे हैं या फिडोरा पे काम कर रहे हैं, उस पे गूगल क्रोम का जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आप विंडो 10 पे या विंडो 11 पे काम कर रहे हैं तो उस पर उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग तरीके से वर्क कर सकता है, या कोई और ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर उसका जो काम है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हमें
निचोड़ के रूप में, समरी के रूप में मैं ये सिंपली आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि आपको अपनी वेबसाइट का आउटपुट जो है वो मल्टीपल ब्राउज़र्स पे यूज़ करके देखना चाहिए, उसका आउटपुट जनरेट करके देखना चाहिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, क्या फ़र्क आ रहा है, वो आपको अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना चाहिए। आई होप कि आपको आज का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।